हेलो नमस्कार। माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म। बेसिक टर्म पहले हम करा चुके हैं, ये पार्ट बी है बेसिक टर्म का। पहले हम काफ़ी सारी बेसिक टर्म के बारे में बात कर चुके हैं और इसके अंदर जो रहेगी थी आपकी बेसिक टर्म, उनके बारे में बात की जाएगी, जैसे कि ड्रॉइंग इन गुड्स, गुड्स गिवन एज चैरिटी, या लॉस बाय थेफ्ट, कोई आपका सामान जो है आग में जल के ख़राब हो गया, या लॉस बाय फायर कुछ समथिंग ऐसा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कुछ ऐसी रिलेटेड बेसिक टर्म आपको कराई जाएंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी बेसिक टर्म हमारी। तो सबसे पहले है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स वह राशि होती है, वह अमाउंट होता है जो व्यापार में किसी अन्य पक्ष द्वारा मार लिया जाता है, मतलब वो मिल नहीं पाता है किसी कारण से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी व्यक्ति को सामान बेचा है, ठीक है, और उधार में क्रेडिटर है आपका वो, और वो आगे जाके मना कर रहा है मैं नहीं दे रहा हूँ, या वो कुछ पैसे दे रहा है, 10,000 का बेचा था 7,000 रुपये वो दे रहा है, 3,000 नहीं दे रहा है, या 3,000 दे रहा है 7,000 नहीं दे रहा है। तो ये क्या होगा? चलो 3,000 आपके पास आ गया कैश में, बाकी 7,000 क्या होगा? बैड डेब्ट्स में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे रिसीव कैश फ्रॉम रवि 40% of his estate 10,000, यानी उसकी राशि थी 10,000 और वो दे रहा है 40%। इसमें एक बात और बताई जाती है व्यापार के अंदर, दिनेश या जो भी है रवि डिक्लेयर यदि इंसॉल्वेंट होगा, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, तो ये कंडीशन लगती है, अदरवाइज नहीं बिजनेस में। ठीक है, इंसॉल्वेंट होगा वो, तो आप ऐसा कुछ दिनेश या राम डिक्लेयर इंसॉल्वेंट गेट 40% अमाउंट ऑफ हिज इस्टेट, या कई बार ऐसा भी लगा देते हैं कि 40 पैसा रिसीव इन 1 रुपीज़ फ्रॉम हिज इस्टेट, तो भी बात बराबर है। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि 40 पैसा क्या होता है या 40% क्या होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पर देखो 10,000 इस्टेट थी, 10,000 में से वो 40% या 40 पैसा के अकॉर्डिंग लगा लो तो भी 40% निकलेगा, यानी 4,000 रुपये आपको वो दे रहा है और 6,000 रुपये वो आपको नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कैश कितना मिल रहा है आपको? कैश अकाउंट डेबिट 4,000। आगे आएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है, टू यहाँ पर कस्टमर का नाम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रवि ले रखा हमने, रवि क्रेडिट 10,000, यहाँ पर ऐसे। ये था बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स। इसके बाद यदि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पैसे मर गए हैं, जैसे यही पैसे 6,000 रुपये मना कर रहा है देने से, रवि साफ मना कर दिया इंसॉल्वेंट की वजह से, जिस भी कारण की वजह से, और कुछ टाइम बाद यदि यही पैसा वापस आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो इसे बैड डेब्ट्स रिकवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर। नेक्स्ट टॉपिक है बैड डेब्ट्स रिकवर। रिकवर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बैड डेब्ट्स रिकवर में? रवि ने पैसे हमारे 6,000 रुपये नहीं दिए हैं अभी लास्ट एंट्री में, तो अगर कुछ टाइम बाद यदि रवि हमें पैसे दे देता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद वो पैसे हमें दे देता है, मरे हुए पैसे लगा लो, वो आपके पास वापस आ जाते हैं। पैसे तो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन वो रवि ऐसे नहीं लिखेंगे कि कैश
अकाउंट डेबिट 6,000 टू रवि। ठीक है, बननी तो यही चाहिए थी 6,000, लेकिन अब रवि नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पर बैड डेब्ट्स रिकवर टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 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 किसे कहते हैं? जो आपकी एसेट्स है, संपत्ति है, उसमें निरंतर आपके एसेट्स में कमी आती रहती है। मतलब आज आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग का तो चलो छोड़ दो, जैसे मशीन है आपके पास, ठीक है, जो मशीनरी है वो आज आपने खरीदी थी 1,00,000 रुपए की, ठीक है, लेकिन सदा के लिए वो 1,00,000 की नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम एक्सपेंड हो जाता है उसके ऊपर, और दूसरा टूट फूट घिसावट की वजह से भी, टूट फूट की वजह से भी संपत्तियों के मूल्य में कमी आ जाती है। डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं यदि टाइम व्यतीत होने पर या टूट फूट होने की वजह से संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एसेट्स के मूल्य में जो कमी आएगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री है इसकी, जैसे डेप्रिसिएशन लगेगी तो एसेट्स पे ही लगेगी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। यहां पर अमाउंट देख लेना, मैंने यही लिख दिया। अब एसेट्स का मतलब कि मशीन पे लगी है, कि फर्नीचर पे लगी है, या किसी और चीज पे लगी है, ठीक है, तो उस एसेट्स का नाम आएगा यहां पर डेप्रिसिएशन। संपत्तियों के मूल्य में आई हुई कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। हमेशा यही एंट्री बनेगी, यहां पर एसेट्स का नाम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सपेंस का है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस आपको पहले बताया था लास्ट वाली बेसिक टर्म में एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यापार को आप चला रहे हो, जिन सर्विसेज का आप यूज़ कर रहे हो, वो आप एक्सपेंस कहलाता है। अब एंट्री है पेड रेंट, पेड रेंट 10,000। आप सिंपल एंट्री करते थे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो रेंट है ये करंट का है। अगर आप किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम की वजह से टाइम पे आप एक्सपेंस का भुगतान नहीं कर पाते हो, किराया नहीं दे पाए, सैलरी नहीं दे पाए, और उस का भुगतान आप अगले समय में कर रहे हो, अगले महीने कर रहे हो, 15 दिन बाद कर रहे हो, 2 महीने बाद कर रहे हो, तो वो फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है। यानी जिन खर्चों का भुगतान हम टाइम पे नहीं कर पाते हैं, उन खर्चों को, उन एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। सपोज, और इसकी हाँ एंट्री कैसे बनेगी? सपोज कि आप किराया दे रहे हो, वो पिछले महीने का, कौन से महीने का? पिछले महीने का, 2,000 4,000 जो भी है, पेड लास्ट मंथ रेंट 10,000, ठीक है, पिछले महीने का है कुछ ऐसा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अब जो एक्सपेंस है, जैसे रेंट है तो रेंट आएगा, सैलरी है तो सैलरी आएगा, या कुछ और है तो वो भी आएगा। सपोज हम रेंट मान रहे हैं, तो यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट तो आ जाएगा। मान लिया यहाँ पर 10,000 पे कर रहे हो आप, और नॉर्मल में आप क्या करते थे? टू कैश करते थे। यहाँ पर टू कैश नहीं करना है, यहाँ पर क्या आएगा? टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है, रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट 10,000। यहाँ पर कैश नहीं आएगा, ये आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका।
नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो वो होता है जो पे करने टाइम पे नहीं पे कर पाते हम, 1 महीने बाद 2 महीने बाद पे कर रहे हैं उस चीज़ को। और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है आपका, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसका भुगतान आप टाइम से पहले ही कर देते हो, एडवांस में लगा लो, जिसका भुगतान आप एडवांस में कर रहे हो या टाइम से पहले कर रहे हो, तो वो एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर तो आप ड्यू या बकाया सैलरी या कोई रुका हुआ रेंट देते थे, तो यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट आ रहा था। अब यहाँ पर भी रेंट की ही बात कर लेते हैं। सपोज आप रेंट पे कर रहे हो, वो भी एडवांस में, पेड रेंट इन एडवांस ऑफ 2 मंथ 3 मंथ कुछ ऐसा, ठीक है। आप 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का या पूरे साल का किराया दे रहे हो एडवांस में, ठीक है। करंट में अगर आप दे रहे हो तो रेंट अकाउंट टू कैश करते हो, अगर आप एडवांस में दे रहे हो तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस की जगह रेंट आ जाएगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। टू कैश, कैश होना चाहिए लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट क्रेडिट 10,000। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। ये क्यों लगाते हैं, व्यापार की कुशलता को मापने के लिए इंटरेस्ट कई बार कैपिटल पे लगाना पड़ सकता है, या 2-3 व्यापारी होते हैं जैसे पार्टनर टाइप में होते हैं, उनको यदि आप कोई ज़्यादा एसेट्स लगा रहा है, कोई कम एसेट्स लगा रहा है, उसी हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई लोन पे अमाउंट ले रखी है, उसका आपने चेक करना है, यदि जितनी मैंने अमाउंट लगा रही है उसी हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा, कुछ ऐसा। यानी कैपिटल के ऊपर लगाया गया इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे एंट्री मिलेगी आपको, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, ठीक है। 10,000 तो निकाला हुआ है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है चार्ज 4% इंटरेस्ट या 6% इंटरेस्ट या 8% इंटरेस्ट ईयरली है या मंथली है ऑन अमाउंट, कोई 1 लाख या 2 लाख जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ। यानी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर ईयर, अमाउंट यहाँ दी गई होगी, मतलब जो उसकी कैपिटल थी, ठीक है, उसके ऊपर आप पर ईयर या पर मंथ के हिसाब से जो भी है चार्जिंग लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये निकालना होता है। निकालने के बाद आपने करना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट निकालने के बाद सपोज करो कि 2,000 इंटरेस्ट आ गया तो 2,000 यहाँ आएगा, 2,000 यहाँ आएगा, 10,000 आ गया तो 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग यानी पर्सनल यूज के लिए जो निकाली गई राशि होती है उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। और यदि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। क्या होता है कि चलो भी 2,000 निकाल लिए, 5,000 निकाल लिए, चल जाता है, लेकिन अगर आप बिजनेस से हर महीने छोड़ दो कि आपने इकट्ठे ही 5 लाख निकाल लिए हैं कुछ, तो उस पर फिर बिजनेस आपसे इंटरेस्ट लेता है ड्राइंग के ऊपर, या 2-3 पार्टनर होते हैं तब ये एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर तू इतने पैसे लेगा तो इतने % इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अमाउंट दी जाएगी कि इतनी अमाउंट पे इतना % इंटरेस्ट लगा गया है, ठीक है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
एट 2%, जो भी दिया गया होगा एट 2%, 5% पर मंथ है, पर ईयर है, वो भी दिया गया होगा, और अमाउंट दी गई होगी जो भी है। ठीक है, मान लो उसने 1 लाख रुपये व्यापार में से निकाला है निजी प्रयोग के लिए, और उसके ऊपर 1% इंटरेस्ट पर मंथ है। ठीक है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकलनी पड़ेगी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट, अमाउंट यहाँ पर, अमाउंट यहाँ पर। आगे समझ में? नेक्स्ट है ड्रॉइंग इन गुड्स। ड्रॉइंग इन गुड्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चलो ठीक है, समझ में आता है भाई, व्यापार में से पैसा निकालेंगे तो वो ड्राइंग कहलाएगी। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब ड्राइंग इन गुड्स, ये क्या होता है? ड्राइंग इन गुड्स, यदि आप व्यापार में से निजी प्रयोग के लिए सामान निकाल रहे हो, आपका किसी चीज़ का व्यापार है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, कपड़े का, लकड़ी का, करियाने का, या किसी भी चीज़ का, आप अपने घर के यूज के लिए उसमें से कोई सामान निकाल रहे हो, तो वो आपका ड्राइंग इन गुड्स कहलाता है। सपोज करो हमारी स्टेशनरी की शॉप है, हम पेन परचेज करते हैं और पेन सेल करते हैं ऐसा कुछ, और मुझे घर के लिए पेन की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं अपनी ही शॉप से लूँगा, ना कि किसी दूसरी शॉप से ख़रीद के लेके आऊँगा। लेकिन वो तो चलो ठीक है, हमने निकाल लिए, 2 पेन निकाल लिए, लेकिन ये पेन जो निकले हैं ये सेल थोड़ा हमारी, भाई हम सेल लिख देंगे, सेल नहीं है, इसे ड्राइंग इन गुड्स बोला जाता है। और इसकी एंट्री कैसे की जाती है? ऐसे मिलेगा आपको एंट्री में कि घर के यूज के लिए 2000 रुपये का सामान निकाला, गुड्स निकाल लिया आपने, ठीक है, व्यापार में से। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000। अब नीचे क्या लिख दें? टू सेल लिख दें या टू कैश? कैश तो तब लिखते हैं जब पैसे निकालने होते हैं, और सामान जो है हमारा बिकानी है कि टू सेल लिख दें। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? टू परचेज। परचेज क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि हमारी परचेज जो है वो कम हो रही है। यदि आप निजी प्रयोग के लिए व्यापार में से सामान निकाल रहे हो तो आपकी वो परचेज जो है क्रेडिट होती है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है ड्राइंग गिवन अवे चैरिटी, नहीं सॉरी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे चैरिटी। चैरिटी मतलब दान में दिया है आपने कोई सामान, अपने बिजनेस में से कुछ सामान आपने दान में दे दिया है। पैसे दोगे तो भी वो दान चैरिटी में ही आएगा, और सामान दे रहे हो तो भी वो चैरिटी में ही आएगा, चैरिटी का अकाउंट बनता है इसमें। तो वही जैसे ड्राइंग में आप सामान निकाल रहे थे, आपकी परचेज कम हो रही थी, ठीक उसी प्रकार अगर आपकी किसी चीज़ की शॉप है, मान ले पेन की शॉप है, और ये 2 पेन हम दान में दे देते हैं, तो ये हमारी सेल तो है नहीं है। ड्राइंग भी नहीं लिख सकते कि ड्राइंग लिख दें इसको हम, निजी प्रयोग के लिए तो हमने निकालना ही नहीं है, तो इसका चैरिटी का अकाउंट बनता है। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी टू परचेज। देखो अगर कैश दे रहे हो आप दान में तो टू कैश आएगा, और अगर आप ये गुड्स दे रहे हो तो यहाँ पर परचेज आएगा, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट यहाँ पर 2000 रुपये का सामान दान में दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू परचेज क्रेडिट 2000।
नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। आपने कुछ सामान सैंपल के तौर पे फ्री में दे दिया, अपने व्यापार में से कुछ सामान फ्री में दे दिया ऐसे ही। तो क्यों दिया आपने वो? सैंपल के तौर पे हम कब देते हैं सामान? जब हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी हो, दिखाना हो, भई एक बार यूज़ करके देखो, बढ़िया लगे तो ले लेना, वरना नहीं लेना। तो सैंपल के तौर पे हम जब सामान देते हैं तो एक तरह से हमारी ऐड हो रही होती है गुड्स की। सपोज करो हम पेन बनाते हैं या पेन की हमारी शॉप है, तो हम एक एक पेन सबको सैंपल के तौर पे दे देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल कहलाता है। लेकिन उस सामान को बनाने में, या वो आपने सामान परचेज किया हुआ है और वो आप गुड्स वो कर रहे हो, दे रहे हो, तो परचेज क्रेडिट होती है यहाँ भी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो फ्री सैंपल के तौर पर तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट बन जाता है, ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। मान लो 2000 रुपये का सामान आपने फ्री में दे दिया सैंपल के तौर पर, 2000 एंड टू परचेज क्रेडिट 2000। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी, भी हो गया डिस्काउंट। हाँ, लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर। यदि आपका सामान चोरी हो जाता है व्यापार में से, या आग लगने की वजह से ख़राब हो गया है, जल गया है, कुछ ऐसा, तो आग लगने की वजह से होता है, उसे लॉस बाय फायर लिखेंगे। अगर चोरी हुआ है तो उसे लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। कल को ऐसे एंट्री आ सकती है आपके सामने कि गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉयज़, या कुछ ऐसा, गुड्स स्टोलन अमाउंट ऑफ 10,000, ठीक है। गुड्स जो है चोरी हो गया, या ऐसा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000, गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर 10,000 का, 10,000 रुपये का सामान आग में जल गया, ठीक है। तो इसकी एंट्री ये बनेगी। अगर लॉस की फायर की आएगी तो ऐसे लिखोगे आप, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, अमाउंट यहाँ लिख देंगे, टू परचेज क्रेडिट, अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे, जितने का भी सामान आग में जला है आपका। अगर चोरी हुआ है आपका सामान तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉस बाय थेफ्ट की, सॉरी, लॉस बाय फायर की जगह थेफ्ट आ जाएगा फिर आपका, थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जितने का भी चोरी हुआ है। अब आगे है, यदि सामान इंश्योर्ड है आपका, इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस करा रखा है आपने, और सामान जो है चोरी हो गया है या जल गया है आपका, उस पर आपका इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस करा रखा था आपने उसका, और यदि इसकी क्लेम की एंट्री डालनी है आपने, क्लेम की एंट्री कैसे डलेगी इसकी? भाई इतना सामान आपने मान लो 10,000 रुपये का चोरी हुआ है या जला है, और इसकी क्लेम की एंट्री आपने डालनी है। तो इसकी क्लेम की एंट्री क्या डलेगी? 10,000 रुपये का आपका चोरी हो गया सामान, या आपका जल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय
फायर क्रेडिट, ठीक है, अमाउंट यहाँ पर, अमाउंट यहाँ पर 10,000। या लॉस बाय, ऐसा भी हो सकता है थेफ्ट, फायर की जगह थेफ्ट आ जाएगा, थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 10,000। अब आगे ये तो क्लेम की एंट्री है कि इतना सामान जला था, इंश्योर्ड करा रखा था आपने, तो आप ये एंट्री कर सकते हो, डाल सकते हो। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर फुल अमाउंट देती है आपको तो क्या होगा, और यदि आधी अमाउंट देती है, कुछ % अमाउंट देती है तो क्या होगा, ठीक है। इन केस इंश्योरेंस कंपनी एडमिट टू फुल अमाउंट, ठीक है, या इन केस रिसीव कैश ऑफ लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो यदि चोरी हुआ सामान की वैल्यू फुल आती है आपके पास, क्या आती है, फुल अमाउंट आती है आपके पास, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी। तो इसकी एंट्री ऐसे बनेगी, देखो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कोई भी पैसा देती है तो कैश में नहीं देती है कभी भी, वो बैंक के अंदर देगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट। मान लो 10,000 का लॉस हुआ था, फुल दिया तो 10,000 आ जाएगा आपके पास बैंक के अंदर, ठीक है। या एंट्री ऐसे है, इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, ठीक है, फुल क्लेम पे लिए एडमिट नहीं हो रही है और वो कुछ %, 40%, 60% आपको अमाउंट दे रही है, तो एंट्री क्या बनेगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 40% अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, तो वो भी बैंक के अंदर ही आएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। मान लेते हैं 4,000 आपके पास आ गया है, बाकी कहाँ गया 6,000 पे, वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ये डेबिट आएगा, डेबिट 6,000 और टू इंश्योरेंस कंपनी, ऐसी बनेगी ना। इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट 10,000 ऐसे आएगा। ये एंट्री जो है यहाँ पर 10,000 जो है हमें रिसीव हो रहे हैं फुल क्लेम के, ठीक है, और यहाँ पर 40% अमाउंट रिसीव हो रही है गुड्स की, और जो 6,000 है हमारे वो लॉस बाय फायर, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए, और क्रेडिट में इंश्योरेंस कंपनी में फुल अमाउंट आती है। इसके बाद ये बेसिक टर्म में तो नहीं आता, लेकिन आपके अकाउंट में ज़रूर आता है। क्या आता है, कैरेज क्या होता है, ठीक है। पहले तो कैरेज समझो होता क्या है। कैरेज भाड़ा किराया लगा लो आप, सामान के ऊपर आप कोई सामान मंगवाया, उसके ऊपर डिलीवरी चार्ज है, जो भी है गाड़ी का चार्ज है, तो वो तो उसमें कैरेज में आता है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैरेज की कंडीशन थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है, यदि आप परचेज कर रहे हो सामान और उस पर कैरेज देना पड़ रहा है, भाड़ा देना पड़ रहा है, तो आप सेपरेट दिखाते हो। कैसे, एंट्री ऐसे है, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड आल्सो पेड 2,000 कैरेज ऑन इट, ठीक है। इसके ऊपर आपने 2,000 रुपये भाड़े के दे दिए और 10,000 रुपये का सामान था आपका, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000
कैरेज अकाउंट डेबिट 2000 टू, यदि कैश में है ये एंट्री तो कैश है वैसे तो, लेकिन बैंक में भी हो सकता है, और कई बार ऐसे होता है परचेज आपका बैंक के द्वारा हो सकता है और कैरेज आपका कैश में हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हमारा ये कैश में है तो कैश मानेंगे। कैश क्रेडिट कितना आएगा 12,000, ये कैरेज की है। ये तो तब की बात है यदि परचेज कर रहे हो आप कोई गुड्स। अगर एंट्री ऐसे हो, परचेज गुड्स की जगह मशीन हो, यहाँ पर मशीनरी हो, फॉर कैश एंड आल्सो पेड 2000 ऑन इट्स कैरेज। देखो मैंने सिर्फ यहाँ से परचेज हटा दिया, तो अब इसकी एंट्री बदल जाएगी। देखो एसेट्स, एसेट्स जो होती है आपकी, एसेट्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस होते हैं, सॉरी या एक्सपेंडिचर बोलते हैं इनको, ठीक है। एसेट्स के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा आपने एक्सपेंडिचर लगाया है, जैसे कैरेज का लगा लो, इंस्टॉलेशन का लगा लो आप, या कोई रिपेयरिंग का लगा लो, खरीदते टाइम, ठीक है, खरीदते टाइम की बात है ये, तो वो एसेट्स के अंदर प्लस हो जाएगा। सारे एक्सपेंस जो है आपके वो प्लस हो जाएंगे। कैसे? जैसे ये एक खर्चा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम मशीन अकाउंट डेबिट 12,000। अब मशीन तो 10,000 रुपये की है, लेकिन नहीं 2,000 उस पर कैरेज है तो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और 2 यहाँ पर कैश क्रेडिट 2,000 नहीं 12,000। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन देखो किस पे लगती है इंस्टॉलेशन। परचेज का तो कोई इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते आप कि सामान परचेज और उसका इंस्टॉल करने में इतना एक्सपेंस हुआ। इंस्टॉलेशन कोई एसेट्स आपने खरीद दिया, फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीद दिया, उसके इंस्टॉलेशन में कोई चार्ज लग रहा है आपके ऊपर, ठीक है, तो उसे इंस्टॉलेशन बोलते हैं। सपोज जो मैंने अभी एंट्री लिखी थी उसी में ये कर देता तो ठीक रहता, दोबारा फिर लिखनी पड़ेगी। परचेज मशीन 10,000 एंड आल्सो पेड इंस्टॉलेशन ऑन इट 4,000। 10,000 रुपये की मशीनरी खरीदी है, 4,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन पे आपके एक्सपेंड हो गए, खर्चे गए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी? तो जैसे पिछला जो था आपका कैरेज मशीन में काउंट हुआ था, तो ये भी मशीन में ही काउंट होगा, तो ये आएगा आपका मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 14,000। 10,000 की मशीनरी है, 4,000 रुपये का उसका इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो यहाँ पर 2 कैश में है या बैंक में है वो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। 14,000 इसके बाद तकरीबन सब कुछ हो गया है आपका। हाँ, ब्रोकेज रह गया आपका एक, ब्रोकेज। ब्रोकेज, ब्रोकेज कमीशन होता है एक तरह से, लेकिन जब आप कोई सामान परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक है, आप दूसरे से उसके बीच में पैसे खा रहे हो, मतलब पैसे ले रहे हो, उसे कमीशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी को सामान दिला दिया किसी से, तो वो बीच में कमीशन मिल गया आपको, ठीक, ये भी एक प्रकार का कमीशन होता है, लेकिन ये जो होता है एसेट्स पे होता है।
लेकिन आइए आप पे ही करोगे, रिसीव तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप रिसीव करते, पे ही करते हैं। आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, लैंड खरीदी है, तो उसमें ये लगता है, ठीक है। कल को एंट्री ऐसे आएगी, परचेज ए बिल्डिंग ₹1,00,000 एंड आल्सो पे 20,000 ब्रोकेज ऑन इट। रजिस्ट्रेशन चार्ज भी आएगा, वो भी इसी के अंदर काउंट होएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो ये बिल्डिंग क्या है आपकी? बिल्डिंग है हमारी एसेट्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एसेट्स के ऊपर यदि कोई भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो एसेट्स में प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्रोकेज 20,000 है, क्या पता ऐसा हो कल को भाई 10,000 इसके रजिस्ट्रेशन के भी लगे हैं, ऐसा हो सकता है, तो वो भी इसी के अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस एंट्री को करते हैं, कैसे होगी आई। यहाँ पर आएगी ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना? 1,00,000 की बिल्डिंग है, 20,000 रुपये उस पर ब्रोकेज दिया तो 1,20,000 की बन जाएगी। और 2 यदि बैंक है तो बैंक आएगा, और कैश है तो कैश आएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 रुपये। तकरीबन सारी बेसिक टर्म या जो भी रूल होते हैं वो हो चुके हैं। एक रहता है रिपेयर। रिपेयर वैसे तो सिंपल है, ये जो भी मैं करा रहा था ये कोई बेसिक टर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन अकाउंट का हिस्सा है। जैसे ब्रोकेज हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, कैरेज हो गया, ठीक है। ऐसे ही रिपेयर, ठीक है। अब रिपेयर देखो आप क्या करा रहे हो, क्या करा सकते हो? गुड्स को तो रिपेयर नहीं करा सकते, एसेट्स को ही रिपेयर करा सकते हैं, है ना। अब एसेट्स कल को ऐसा हो सकता है कि पेड 10,000 रिपेयर फॉर मशीनरी या फर्नीचर, कुछ ऐसा। तो वो रिपेयर वो तो सिंपल ऐसे बनेगी। अगर एंट्री ऐसे है, पेड मैं लिख देता हूँ, पेड 2,000 फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, ठीक है। इसकी एंट्री बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट, जितने भी चार्ज है, और 2,000 टू कैश ही होता है तकरीबन। अगर बैंक है तो बैंक लिख देंगे, क्रेडिट 2,000। लेकिन ये जो मशीन के ऊपर रिपेयर लगाई थी आपने, ये पुरानी कोई मशीन आप मतलब आपने कभी खरीदी होगी तब की बात है। लेकिन कई बार एंट्री ऐसे आ जाती है हमारे, कैसे कि परचेज ओल्ड मशीनरी, $10,000 and paid 4,000 on its repair। सेम टाइम या इमीडिएटली भी लिख सकते हो आप। तो यानी अभी भी पिछली एंट्री में मशीनरी हमने रिपेयर करी थी, उसमें तो रिपेयर अकाउंट डेबिट तो हमने कैश कर दिया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रिपेयर हो रही है मशीनरी, लेकिन यहाँ पर ओल्ड मशीनरी खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं हम, तो ये एसेट्स में ही काउंट होएगा। क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 14,000 टू कैश क्रेडिट 14,000, ठीक है। ये आपके तकरीबन सारे रूल हो चुके हैं अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग आप एंट्री करें, एंट्री करके प्रैक्टिस करें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।